अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जुल्म ज़्यादती और इंतकाम के खमीर में गुंदी हुई पुरसरारियत के लिबादे में लिपटी एक कहानी। वो भाग रहा था सहरा की तपती जानलेवा रेत पर। उसका दिमाग सिर्फ एक ही ऑर्डर दे रहा था, रुकना मत। अगर एक लम्हे के लिए भी रुक गए तो मौत यकीनी है। पीछे मुड़कर देखना भी मौत को दावत देना है। फिर वो भागते भागते जैसे गिर पड़ा अंगारे की माने तपती रेत पर। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़क रहा था, बिल्कुल जीरो बम की माने तेज तेज। सांस लेते हुए उसे लगा जैसे वक्ते आखिर आन पहुंचा है और जैसे अजल का फरिश्ता उसकी तरफ बढ़ रहा हो, जैसे रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होने को हो। दुश्मन उसके सर पर पहुंच चुका हो। उसने आंखें बंद कर लीं, तन्हा बेयारो मददगार। एक नौजवान मौत की अंधी वादियों में दाखिल होने के लिए तैयार था, मगर फिर मोजज़ा हुआ कि बादलों ने आसमान की नीली फिजा को अपनी लपेट में ले लिया और फिर उसे लगा जैसे वो बारिश में भीग रहा है। रेत ठंडी होने लगी। उसने आंखें खोल दी। बारिश मुनासिब अंदाज से जारी थी, अलबत्ता उसके पीछे कुछ मौजूद ना था। सहरा खामोश और तन्हा उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने सुकून का सांस लिया, जैसे वक्ती हमला टल गया हो। फिर बारिश के बरसने का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी बहुत किनमिन चली। एक चीज़ उसे हैरान कर गई। दुश्मन टल गया, बारिश अच्छी हुई, उसे सुकून का बहाना मिला, मगर कैसे और क्यों कर? ये मोजज़ा ही हुआ था कि वो यकीनी मौत से बच निकला था। वो उठ खड़ा हुआ। उसका सांस बहाल हो चुका था, मगर रेत पर चलना दोभर था। वो उठा ही था कि फिर औंधे मुंह रेत पर आ गिरा। फिर उसे रेत में एक गहरा गड्ढा नजर आया, गहरा अंधा खौफनाक गड्ढा जो बिल्कुल अंदर की जानिब बहुत नीचे तक चला गया था। उस जगह वाज़ेह अल्फाज में कुछ लिखा भी था। रेत की नरम सतह पर 1994 के अल्फाज हिंसों की सूरत में वाज़ेह पढ़े जा सकते थे। वो काफ़ी देर तक उस खौफनाक घड़े को देखता रहा, फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। 1994 का मतलब उसकी महदूद अकल से बाहर था। सबका लाडला और प्यारा आदिल मुराद हॉस्टल से वापस आया तो जैसे ईद का समा बन गया। वो गाड़ी से उतरा तो करीब खड़े सबने उसे खुशामदीद कहा। उसकी खुशी में मुराद विला को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था। पूरे 2 माह बाद वो हॉस्टल से अपने घर में आया था। मुराद अली बिजनेसमैन, रक्षंदा मुराद बीवी, दादी और आदिल मुराद। लोग बहुत कम, मगर मोहब्बतों से लबरेज। जब वालिद मुराद अली ने फैसला किया कि आदिल मुराद शहर जाएगा और हॉस्टल में क़याम करेगा तो वालिदा रक्षंदा रोने को आ गईं। बहुत अरमान थे बेटे के, अपने दिल में कई वहम और वसवसे थे, मगर जैसे तैसे उसे हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। शहर की अपनी ज़िंदगी, कॉलेज की अलग फ़िज़ा। आदिल उससे बहुत जल्द मानूस हो गया। उसे अपनी तरह के परदेसी दोस्त मिल गए, तारुफ हुए। रूममेट बहुत अच्छे थे। गर्ल्स चंद ही दिनों में खूब जमने लगी। परदेस में दिल लगाने के लिए दोस्त बनाने लाजमी होता है, वरना एक एक लम्हा काट खाने को दौड़ता है। एक नई जिंदगी और ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया। हुमा तबस्सुम, एक मुकम्मल जिंदगी का एहसास, एक जुगनू, एक रोशनी, एक दिया था उसके लिए, जो खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर। तबस्सुम उसकी जिंदगी में बहार की मानिद आई और दिल की जिंदगी सैराब हो गई। जिंदगी जीने का मज़ा ही अलग था उसके लिए। बरसात के भीगे रोमांटिक मौसम में वो यूं ही मौसम एंजॉय करने सड़क पर आ निकला था। उसके पास बाइक थी। वो होले होले ठंडी हवा में आगे बढ़ रहा था। हॉस्टल सारा खाली पड़ा था। उसे भी मस्ती करने का जुनून चढ़ा। सड़क पर लोग थे, ख़ास तौर पर करीबी चौक पर रश था। बारिश के बाद लोग अमूमन बाहर निकलते हैं। वो बाइक लिए जा रहा था कि अचानक बादल गरजे। जो बारिश रुक चुकी थी तो दोबारा फिर शुरू हो गई। ये शदीद बारिश थी। वो भी वापसी का प्लान बनाने लगा कि उसके सामने एक दोशीज़ा टूटे सैंडल मगर परेशान सूरत नजर आई। वो गुलाबी जोड़े में मलबूस दिलकश चेहरा लिए मासूम सी लड़की, उदास आंखों में हैरानी लिए फुटपाथ पर तन्हा खड़ी थी। आदिल का दिल भी नाजुक था। दिल में नरम गोशे का एहसास जागा, लेकिन फिर ख्याल आया कि बेहतर नहीं है। ना जाने वो क्या समझे। एतमाद का ज़माना नहीं है, लोग तरह तरह से सोचते हैं, मगर ना जाने कौन सी कशिश ने उसे मजबूर कर दिया।
बारिश जोर पकड़ चुकी थी, सड़क वीरान थी। कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा कि उसका कोई जानने वाला आ निकले और उसे घर ले जाए। इस एहसास के तहत उसे ख्याल आया कि अगर कोई तन्हा इस सड़क पर इस मौसम में खड़ा हो तो फिर क्या करना चाहिए। मदद, सिर्फ मदद, चाहे जो कोई कुछ भी सोचे। वो सोच ही रहा था कि लड़की खुद उसकी जानिब आने लगी। सुनिए, खूबसूरत आवाज़ मगर कुछ हद तक घबराई हुई। जी, वो बोला। अगर आप गलत न समझें तो प्लीज़ मुझे घर तक पहुंचा दें, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप अजनबी हैं मगर आप पर एतमाद किया जा सकता है। शोर, आप मुझे रास्ता बताएं। जी ठीक है, मैं आपको बताती रहूंगी। अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो आपको कभी तकलीफ ना देती। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही थी मोहतरमा? पढ़ती हूँ। आज बस मिस हो गई। भाई तो कोई है नहीं जो लेने आ जाता। और अबू तो इस दुनिया से कब के चले गए हैं मेरे। ओह सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। वो रास्ता बता रही थी, वो ड्राइव करता जा रहा था। आदिल को वो सफ़र खुशबू का सफ़र लगा। एक अजीब एहसास था उसका हमसफ़र उसके साथ। दिल की घंटी बजी, आवाज़ आई, काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना होता। बस यही है मेरा घर। एक रिहायशी इलाके में उसने बाइक रुकवा दी। मेरा घर थोड़ा आगे है। इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाऊं? नो थैंक्स, फिर कभी। अपना ख्याल करें। ज़माने पर एतमाद करना थोड़ा मुश्किल है। वो उसे बगौर देखते हुए बोला। जी बिल्कुल, मैं चलती हूँ। अम्मी परेशान होंगी मेरी वजह से। ज़रूर। वो जाने लगी। उसका दिल चाहता था कि खुदारा रुक जाओ, मत जाओ। सुनो, फिर कब मिलोगी भी सही या सहरा में तन्हा छोड़ दोगी? उसके दिल में 100 सवाल थे। वो चली गई मगर बेध्यानी में उसकी एक पतली सी किताब नीचे गिर पड़ी। आदिल ने किताब उठा ली। सुनिए, आपकी बुक गिर गई है। मगर वो जा चुकी थी। रहने दो ना, एक निशानी तो हाथ लगी, मत वापस करो। उसके दिल से एक आवाज़ आई। हाँ रहने दो, किताब ही तो है। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे एक नए एहसास और ख्याल के साथ चल पड़ा। 2 दिन तक दिल की बस्ती खुश रही। तीसरा दिन उसे उदास कर गया। लेकिन क्यों? उस दिलरुबा, हसीन मगर मासूम व पाकीज़ा चेहरे को एक नज़र देखने को दिल बेकरार था। क्लास में कई हसीन फैशनेबल लड़कियां थीं मगर आदिल ने कभी किसी को दिल में एंट्री नहीं दी थी। बहुत सी लड़कियां उसकी वजाहत पर जान देने को तैयार थीं मगर दिल का इख्तियार क्या। वो उदास था मगर पुरुमीद भी। वो मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक ही शहर, एड्रेस भी मालूम था मगर सिर्फ एक ठोस जवाब सामने आना था। वालिदैन ने उसे आला तरबियत से नवाजा था। उसकी आला सोच उसे वहाँ जाने से बाज रख रही थी। मत जाओ शराब के पीछे। उसने लिफ्ट ली, तुमने मदद की। मजबूर बेकस लोगों की दुआ काफ़ी होती है। वो सिर्फ माँ बेटी हैं, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रही होंगी कुछ मालूम नहीं। फिर मेरा वहाँ जाना कितना मायूब लगेगा। मोहल्ले के लोग लड़की के मुतल्लिक गलत बात करेंगे। नहीं, उससे प्यार है तो इंतज़ार करो, कुदरत खुद मिलवा देगी। मगर कब तक? इन्हीं सवालों के दौरान उसने अलमारी से किताब ढूंढी। उसकी गिरी हुई किताब जो उसने बतौर निशानी उठा ली थी। उसने पहला वर्क पलटा। पहले सफ़े पर नाम लिखा था हुमा तबस्सुम और नीचे फ़ोन नंबर दर्ज था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह क्या इत्तफाक है। बहुत सोच समझ कर उसने कॉल मिलाई। नंबर पुश करते हुए उसका दिल बेतरतीब तरीके से धड़क रहा था। पहली कॉल पर जवाब मौसूल ना हुआ। उसने मज़ीद 2 कॉल्स मिलाई मगर नंबर शायद अजनबी था जिसकी वजह से कॉल मौसूल ना की गई। तो उसने एक पैगाम टाइप किया। हेलो, आपकी किताब बारिश वाले दिन गिर गई थी। मैंने उठा ली, आपको पुकारा भी था मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। चंद लम्हों बाद मैसेज रिसीव हुआ। ओह तो ये आप थे, मैं समझी कोई तंग कर रहा है। उसने फिर डरते डरते कॉल मिलाई। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है। असल में आपकी किताब उस दिन गिर गई थी। आपको आवाज़ भी दी मगर आपने सुना नहीं। ओह सॉरी, कोई मसला नहीं। और फिर एक नई दोस्ती का आगाज़ हुआ। 2 धड़कनें करीब आईं। हुमा तबस्सुम अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत जल्द दोनों को महसूस हुआ कि ज़िंदगी अगर साथ गुजारी जाए तो बेहतरीन रहेगी क्योंकि मिजाज और दिल दोनों एक रास्ते पर गामज़न थे। आदिल अब अपने घर आ चुका था। सभी खुश थे। सब ने एक साथ ही खाना खाया मगर एक बात वाज़ेह महसूस की जा सकती थी कि आदिल कुछ परेशान था। उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। अब उसे अपने मुस्तकबिल के लिए बिजनेस को देखना था या वलायत जाना था।
اعلیٰ تعلیم کے لیے، مگر جب سے وہ آیا تھا ان دونوں موضوعات پر بات نہ ہو سکی تھی، کیونکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کی والدہ اور والد نے اس چیز کو واضح محسوس کیا۔ کھانے کی میز پر وہ خاموش رہا۔ ابھی 2 ماہ پہلے وہ حشاش بشاش گھر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بابا کی جان اور سب کا لاڈلا باتوں میں سب سے آگے تھا، دل کا صاف اور ہمدرد، جانے کس کرب میں مبتلا تھا جس سے سبھی ناواقف تھے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کل عادل کچھ پریشان ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ ہاں، وقتی غم، کوئی مسئلہ ہوگا۔ 4 ماہ شہر میں رہ کر آیا ہے نا، بہت سے فرینڈ ہوں گے، دوستوں سے بچھڑنے کا غم ہوگا۔ فکر مت کرو، اس کے والد بولے۔ ایسا ہی ہو، خدا کرے۔ میرا بچہ کتنا کمزور اور پریشان لگ رہا ہے، خدا جانے کیا معاملہ ہے، والدہ بولی۔ عادل اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں بیڈ پر گر گیا۔ اسے ماضی کے حالات ازبر تھے۔ کون کیوں اسے مارنا چاہتا ہے؟ کون ہر روز اسے خواب میں آتا ہے؟ تبھی اسے 2 ماہ پہلے کے حالات یاد آنے لگے۔ زندگی مطمئن اور خوشی سے گزر رہی تھی۔ ہما تبسم نے بھی محبت کا اظہار کر دیا تھا، خالص اور پاکیزہ محبت یادگار لمحات کا موجب بنتی ہے۔ جب صرف روح سے پیار ہو تو زندگی گلزار بن جاتی ہے۔ ہما تبسم MBA میں تھی، جبکہ عادل کا بھی فائنل ایئر تھا۔ دونوں کی محبت عروج پر تھی۔ اس معاملے میں دونوں نے اپنی فیملیز کو آگاہ کر دیا۔ لڑکی مناسب اور اچھی تھی۔ طے پایا کہ دونوں کی تعلیم کے بعد شادی کر دی جائے، مگر معاملات خراب ہو گئے جس کا صرف 2 لوگوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ رافع کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، مگر تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ فہم و فراست بھی اعلیٰ تھی۔ سلجھا ہوا اور اعلیٰ اقدار کا مالک، وہ ایک مکمل وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا۔ چاچا نے پالا پوسا، اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر والد کی جائیداد کا حصہ ملا جس نے خرچ کر کے ایک شاندار بزنس فرم کا حصہ بنا لیا۔ بزنس دن رات محنت کے باعث عروج تک جا پہنچا۔ لے دے کے تھا ہی کون اس کا؟ چاچا چاچی عمر کے اس حصے میں جو صرف دعائیں دینے کے لیے تھے۔ والدین تو بچپن میں چل دیے۔ ایک خوفناک کار حادثے میں دونوں چل بسے تھے، مگر وہ بچ نکلا تھا۔ وہ آج بھی اس خوفناک حادثے کی دھندلی یادوں کو ریوائنڈ کرتا تو بے اختیار کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اسے احساس ہوتا جیسے ایک اور وجود تھا جو اس کے ساتھ زندہ بچا تھا۔ کون تھا وہ ننھا وجود؟ چند ماہ کا معصوم وجود۔ کون تھا وہ؟ اس کی بہن ننھی سی۔ چاچا جی، اس حادثے میں ہم کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ، ماں باپ، تم اور تمہاری بہن۔ تمہاری بہن چند ماہ کی تھی، ہمیں حادثے والی جگہ پر نہیں ملی تھی۔ اس کا کچھ پتہ نہ چلا، ہر جگہ ڈھونڈا مگر نہ جانے کون لے گیا اسے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بہن، زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوگی۔ وہ مجھے بلاتی ہے چاچا، میرا دل کہتا ہے وہ میرے آس پاس ہی ہے، مگر کیسے پہچانوں گا؟ چاچا جی، کوئی تو نشانی ہوگی، پلیز میری مدد کریں، میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ہاں، ایک نشانی ہے، اس کی گردن پر دائیں اور بائیں پاس پاس 2 بڑے کالے تل تھے۔ میں ڈھونڈوں گا اسے، ہر جگہ ڈھونڈوں گا، کہیں تو ملے گی۔ اس کا ارادہ واقعی پختہ تھا، چٹانوں جیسا مضبوط۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب ہوٹل میں تبسم اس کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ شادی کے بعد ہنی مون منانے کہاں لے کر چلو گے؟ وہ بولی۔ جہاں دل کرے گا، جہاں تم چاہو گی، چلیں گے۔ مجھے شمالی علاقہ جات بہت پسند ہیں، کھلی فضا، سرسبز اونچی اونچی پہاڑیاں، برف سے ڈھکی چوٹیاں۔ ٹھیک ہے، ضرور چلیں گے، کھانا تو کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسی وقت ایک سوٹیڈ بوٹیڈ جوان اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہما تبسم کی طرف آیا۔ اس کا انداز اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ ہما تبسم کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے چہرے کی طرف چلا گیا۔ دونوں اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اس اجنبی نے ہما کی گردن کو غور سے دیکھا۔ اسی لمحے عادل کا ہاتھ گھوما اور اجنبی کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ بدتمیز، بے شرم آدمی ہو تم۔ ہما خود پریشان تھی۔ اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی اور وہ مسکراہٹ اسے مہنگی پڑی۔ عادل نے گرم سالن کا ڈونگا اجنبی کے چہرے پر دے مارا۔ اجنبی سسکی بھرنے لگا، مرچیں اس کی آنکھوں میں جا چکی تھیں۔ وہ چیخنے لگا اور پھر ہما کا دل دھڑکنے لگا۔ کوئی تعلق، کوئی رشتہ اندرونی تھا جس نے اسے جکڑ لیا۔ ہما نے پانی کا گلاس اٹھا کر اجنبی کو پکڑایا تاکہ اجنبی پانی سے اپنا منہ دھو لے۔
ऐसा करने से अजनबी का मुंह साफ हो गया। अजनबी गुस्से में था मगर उसने कोई बात न की बल्कि शुक्रिया अदा करता हुआ चलता बना। क्या जरूरत थी उसके चेहरे पर सालन उंडेलने की? हुमा ने उससे पूछा। कोई तुम्हारी तरफ इस तरह देखे मुझे मंजूर नहीं। तुम मेरी होने वाली बीवी हो हुमा। कोई तुम्हें छुए मेरे सामने मेरे बस से बाहर है। ठीक है, मगर इस तरह का ज़ालिमाना रवैया अपनाना भी तो गुनाह है। यहाँ हज़ारों लोग बैठे हैं। अगर कोई एक इस तरह का रवैया बरत रहा है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। पता नहीं क्यों उस अजनबी के हक में हुमा बोल रही थी, ना चाहते हुए भी। मैं तुम्हारी सोच से मुत्तफिक नहीं हुमा। उसने तुमसे बदतमीज़ी की। मैंने जवाब दिया। अब वो आइंदा किसी को इस तरह तंग नहीं करेगा। दोनों का मौक़िफ़ ठीक था मगर हकीकत से नावाकिफ़। उसी लम्हे आदिल ने नीचे झुककर एक विजिटिंग कार्ड उठाकर जेब में डाल दिया। उसका जहन शायद कोई अटल प्लान तैयार कर चुका था। राफे घर आया तो चेहरा बिगड़ा हुआ था। चाचा ने परेशानी से पूछा, खैरियत तो है बेटा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, बस ऐसे ही एक गुड न्यूज़ है। कौन सी गुड न्यूज़? आज मैंने एक लड़की को देखा जिसकी गर्दन के दोनों साइड पास पास बड़े तिल थे, जिस तरह आपने बताया था। मुझे यकीन है वही मेरी बहन है और उसका घर भी मैंने देख लिया है। फिर उसने सारा वाक़या बताया और ये भी बताया कि उसने बाद में अपनी गाड़ी में उस लड़की का ताक़ुब करके घर भी देखा। वेरी गुड, अच्छी खबर है। मगर उस लड़के ने तुम्हारे ऊपर सालन गिरा के ठीक नहीं किया। लगता है वैसे तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं होगा, शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो। चाचा जी मुझे छोड़ें, आप मेरे साथ अभी चलें। मुझसे मज़ीद अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, हम अभी चलते हैं और देखते हैं क्या वाकई तुम ठीक कह रहे हो। आदिल मुराद का गुस्से से बुरा हाल था। उस अजनबी का नाम पता उसे विजिटिंग कार्ड से हासिल हो गया। उसके जज्बाती दिमाग ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसका रुख राफे के घर की जानिब था। एक जोश था, गुस्सा था जो किसी सूरत नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी बाइक राफे हाउस के सामने थी। उसी वक्त एक कार राफे हाउस से बाहर निकली। उसकी नज़रों ने देख लिया कि राफे और एक बुजुर्ग आदमी कार में थे। उसने ताक़ुब शुरू कर दिया। उसने मोहतात तरीके से ताक़ुब किया। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई हुमा तबस्सुम के घर की जानिब चल दी और फिर उसके दिमाग की नसें फटने लगी क्योंकि गाड़ी हुमा की गली में दाखिल हो गई थी। उसने बाइक साइड पर खड़ी कर दी और पैदल चल पड़ा। वो लोग हुमा के घर के अंदर दाखिल हो गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों हुमा उसे धोखा दे रही है? आज सुबह भी हुमा ने उस अजनबी की साइड ली थी। वो क्यों ऐसा कर रही थी? और अब वो इसके घर के आगे आ गए। एक शक उसके दिमाग में ठहर गया, जिसने अपना शिकंजा मजबूत से मजबूत तर कर लिया। उसने अपनी जेब में एक भारी चीज़ को चेक किया और बिना सोचे गलत फैसले पर पहुंच गया। दोनों फैमिलीज के दरमियान खुशी का एक रंग आकर गुजर गया। राफे ने तमाम कहानी सुनाई। उसके चचा ने भी किस्सा गोश गुजार किया तो बूढ़ी भी बोल पड़ी। मैं खेतों में काम कर रही थी कि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई थी और साथ ये बच्ची जो बिल्कुल नन्ही और ना समझ थी मेरी गोद में आकर गिरी। मेरी गोद वीरान थी। खुदा ने झोली भर दी। मैंने बाद में देखा कि साथ ही एक कार का हादसा हुआ पड़ा था। मुझे कुछ समझ ना आया मगर फिर जैसे मुझे खुशी मिल गई। बात सबके सामने खुलकर आ गई थी। उसके दोनों साइड गर्दन पर पास पास दो बड़े बड़े तिल थे। राफे को अपनी बहन मिल गई थी। वो बहुत खुश थी। फिर उसने बताया कि वो MBA कर रही है। राफे ने आज सुबह वाले वाक़ये को बताया, माफ़ी भी मांगी। वो लोग काफ़ी देर तक घर के अंदर रहे। उधर आदिल पिस्टल हाथ में लिए खड़ा था। तभी वो लोग नजर आए। आदिल ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फिर एक ख्याल के तहत उसने पिस्टल में साइलेंसर लगा दिया ताकि गोली की आवाज़ दूर तक न जाए। गली सुनसान थी। सुबह का वक्त, मौज जैसी खामोशी। जैसे ही वो लोग सामने आए उसने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी दिलखराश चीख बरामद हुई। गोली ऐन सीने पर लगी और राफे बेजान होकर नीचे गिर गया। ऐसा करने के बाद उसने बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल आ गया। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था, लेकिन उसने फैसला किया कि हुमा को भी ज़रूर मज़ा चखाएगा। अगली शाम वो हुमा के घर में था। उसका गुस्सा अभी तक अरूज पर था। क्यों किया है ये सब? कौन लोग थे वो जो तुम्हारे घर आए थे? कब से ये चक्कर है तुम्हारा उससे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन लोग आए थे यहाँ? हुमा चीखी। उसका माथा ठनका। भाई था वो मेरा, मार दिया किसी ने उसे। कल ही मुझे वो मिला था और कल ही मारा गया। आदिल को मजीद गुस्सा आ गया। सिर्फ शक की बुनियाद पर उसने हुमा को थप्पड़ दे मारा। झूठ बोलती हो तुम। एक दूसरे को जानते थे तुम लोग। कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? क्यों मुझे धोखा दिया तुमने?
हुमा की हालत काबिले रहम थी, फिर भी वो चीखी, खुदा के लिए एक मुकद्दस रिश्ते को दागदार मत करो। मेरा भाई था, हम बचपन में खो गए थे। अफसोस, तुम्हें मरना होगा हुमा, तुम मेरे काबिल नहीं रही। पहले तुम मरो, फिर मैं खुद को मार लूँगा। उसने ट्रिगर दबा दिया। हुमा तबस्सुम की तबस्सुम उजड़ गई। सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर उसने सच का गला घोंट दिया। उसने पिस्तौल कनपट्टी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया, मगर किस्मत की गोली ना निकली। इतने में मोहल्ले वाले पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो रिहा कर दिया गया। सब कुछ उसके खिलाफ था, एक भी सबूत न मिला। वो पुलिस की सज़ा से तो बच गया, मगर फिर अजियतनाक और नाकाबिले बर्दाश्त अज़ाब तसल्सल से दो चार हो गया। दिन का चैन और रात का सुकून उसे जाता रहा। वो बेसकूनी की दलदल में धंसकर माही बेआब हो गया। वो हर रोज़ एक ख्वाब देखता, सहरा, दौड़ना, एक दहशतनाक सांप, एक खौफनाक आग जो उसके पीछे लगी होती थी। वो भाग रहा होता, फिर एक जगह रुक जाता, बारिश होती और फिर उसे 1 जनवरी 1994 लिखा नजर आता और साथ ही उसके नाम का कुतबा लिखा नजर आता। वो तारीख 1 जनवरी ही थी कि उसी रोज़ उसने राफे को मौत से हमकनार किया था। वो आराम और सुकून के लिए तरसने लगा। दिल की धड़कन कभी रुकती महसूस होती तो कभी बेकाबू कर जाती। प्यास की शिद्दत बढ़ जाती, गले में कांटे से चुभने लगते तो घटाघट पूरा गिलास चढ़ा जाता। उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई थी। जहाँ ज़रा आंख लगती तो वो रात के मलकजे अंधेरे में भाग रहा होता। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती कि पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता और फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठता। उस पर लर्जा तारी होता और फिर जैसे उसके सामने हुमा आन खड़ी होती, उसे हुमा की मुस्कुराहट याद आती। बीते लम्हे और साथ बिताए वक्त ने उसे दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिया। एक सुबह जब वो जागा तो उसके साथ एक अजीब वाक़या हुआ। वो शॉवर ले रहा था कि पानी ख़त्म हो गया तो तौलिया लेकर बाहर निकलने लगा। उसे लगा जैसे गर्मी बढ़ रही है। हब्स भरती गई। उसने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाज़ा जैसे बाहर से लॉक कर दिया गया था। उधर गर्मी की हिद्दत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो गया। अजीबोगरीब कैफियत थी उसकी। पूरा वॉशरूम भट्टी की तरह दहक रहा था और फिर जैसे दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। वो हिम्मत पैदा करके बाहर निकल आया। कुछ सांस बहाल हुआ तो ज़िंदगी अपनी सी लगी। पल पल के करबो अजियत से दो चार हालात के तहत उसकी जहनी हालत बदलने लगी थी। वो रातों को जागने लगा, मगर नींद फिर भी उसे आदत पहुँचती और फिर वो ख्वाब की वादी में वहीं पहुँच जाता। उस रात भी ऐसा हुआ, मगर फिर जब उसने आंखें खोली तो वो वाकई एक सहरा में था। सूरज तुलू हो चुका था, मगर वो सहरा में कैसे पहुंचा? उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर हकीकत को ना जान सका। फिर दिन चढ़ने लगा। उसे भूख प्यास महसूस होने लगी। वो हैरान और परेशान सहरा में भटकने लगा। धूप बहुत तेज थी, तमाज़त बढ़ती चली जा रही थी। उसे अब अपना दिमाग उबलता और जिस्म जलता हुआ महसूस हुआ। वो दौड़ रहा था हकीकत में, मगर नहीं, कोई साया ना आबादी। फिर अचानक उसे अपने पीछे खौफनाक और दहशतनाक सांप की फुनकार सुनाई दी। वो मज़ीद तेज़ भागने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ख्वाब में भागता था। फिर भागते भागते अचानक उसके दिमाग में आज की तारीख घूमने लगी। आज 1 जनवरी 1994 ही था। वही तारीख जिस दिन उसने राफे को मार डाला था, और जो ख्वाब में उसे वही तारीख नज़र आती थी, आज वही तारीख थी। भागते भागते वो थक कर चूर हो गया। उसकी टांगों में सकत बाकी ना थी। वो लड़खड़ाया और धप से गिर गया। अब सांप का दूर दूर तक नामो निशान न था। बारिश होने लगी। इतनी गर्मी में बारिश उसे रहमत लगने लगी। वो उठा, भागा और फिर औंधे मुंह गिरा। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही घड़ा था, कब्रनुमा, खौफनाक, फुनकारते हुए खौफनाक काले सांपों से भरा हुआ। फिर वो घड़ा खुद ब खुद गहरा होने लगा, बहुत ज्यादा गहरा। फिर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और आवाज़ सुनाई दी, अफसोस, सद अफसोस, तुमने नाहक बेगुनाह लोगों को मार डाला। तुमने सच्चाई जाने बगैर मुझे मार डाला, फिर सच्चाई जानने के बावजूद मेरी बहन को भी मार डाला। वो आज ही की तारीख थी ना। बहुत जी लिया तुमने, अब मरो, ये सहरा ही तुम्हारा मदफन बनेगा। वो राफे की आवाज़ थी। माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं मरना चाहता, मैं गलती पर था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आदिल गिड़गड़ाने लगा, मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम खुद मारोगे अपने आप को। सांप की फुनकार दोबारा सुनाई दी तो उस पर लर्जा तारी हो गया और किसी अंदरूनी दर्दनाक तकलीफ की वजह से वो चीखने लगा और फिर उस जगह तेज़ी से लौटने लगा। फिर वो तेज़ी से उठा, कदम आगे बढ़ाना ही चाहा था कि अचानक घड़े के अंदर जा गिरा।
پھر کسی غیبی قوت نے گڑھے کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریت برابر ہو گئی۔ عادل مراد اپنے انجام کو جا پہنچا، البتہ اس جگہ ریت پر ایک کتبہ کھدا ہوا نظر آیا۔ عادل مراد ولد مراد علی، تاریخ وفات 1 جنوری 1994۔